इलेक्शन के करीब आते ही सियासत अगले फेज में दाखिल हो रही है, बल्कि यूं कह लें कि सर्कस का आगाज हुआ चाहता है। अगर आप सियासत का बगौर जायजा लें तो पता चलेगा कि 5 साल पार्लिमानी सियासत के कुछ और रंग होते हैं, जबकि इलेक्शन सियासत कुछ और होती है। इलेक्शन मारो या मर जाओ वाली सियासत पर लड़े जाते हैं। पाकिस्तानी सियासत अब इतनी फायदेमंद हो चुकी है कि अब हर कोई सियासतदान बनना चाहता है। 1985 से पहले और बाद की सियासत का जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तानियों की किस्मत ने क्या टर्न लिया। अगरचे भुट्टो साहब के दौर में भी ऑपोजिशन जमातें सख्तियों का शिकार रहीं जैसे आजकल हैं, मुझे तो ऐसा कोई साल नजर नहीं आता जब ऑपोजिशन रहनुमाओं पर रियासती इदारों और हुकूमतों का दबाव ना हो। अगर ईमानदारी से पूछें तो शायद 2008 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत के 5 साल, जब जरदारी सदर यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ वजीर आजम थे, उस वक्त सियासी बुनियादों पर मुकदमे नहीं बने। अगरचे एक नवाज शरीफ हुकूमत भी ले सकती है कि उनके दौरे हुकूमत में भी मुकदमे नहीं बने। यूं मुशर्रफ दौर में जिस तरह सियासतदानों की वफादारियां तब्दील करवाने के लिए दबाव डाला गया या उनको जेलों में रखकर उन पर तशद्दुद किया गया, इस साइकिल को पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने तोड़ दिया। इसकी वजह शायद ये थी कि वो दोनों जमातें खुद मुशर्रफ दौर में ज़ेर अताब रहीं। अगरचे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में गए ताकि मेमो गेट इशू पर सदर जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कमीशन बनवा सकें, जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बना भी दिया था। ताहम इमरान खान का दौरे हुकूमत शुरू होते ही वो ज़माना लौट आया जब अपोजिशन जमातों की शामत आ जाती है और इनकी पकड़ धकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। हो सकता है आप सब कहें कि इमरान खान की मजबूरी थी, क्योंकि वो इन दोनों पार्टियों और इनके लीडरों की लूट मार के खिलाफ उभरे थे। इनका नारा ही यही था कि वो करप्ट लोगों को पकड़कर जेल में डालेंगे, लिहाजा अगर वो इनके खिलाफ कार्रवाई न करते तो इनके वर्कर्स और वोटर्स इनसे मायूस होते। इसलिए वोटर्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खान साहब ने हर वक्त एक ही काम किया था, वो था नैब को इस्तेमाल करना। अब ये भी कहा जा सकता है कि फिर वो क्या करते? क्या इन तमाम सियासतदानों को क्लीन चिट देकर घर भेजा जाना चाहिए था जिन पर करप्शन के संगीन इल्जामात थे? अगर इमरान खान हुकूमत एहतसाब न करती तो उस पर इल्जाम लगता कि वो भी चोरों के साथ मिल गई है। खान साहब को अपने वोटर्स और मीडिया को मुतमिन करने के लिए किसी भी हद तक जाना था, लेकिन इस काम में वो 2-3 तरीकों से अमल कर सकते थे ताकि इन पर कोई उंगली ना उठाए। एक तो वो नैब और FIA को आज़ाद रहने देते कि वो जाने और उनका काम, वो इनके काम में मदाखलत नहीं करेंगे। नैब चाहता तो इनके वजीरों पर भी हाथ डाल सकता, FIA इनके MNAs को पकड़ सकती, लेकिन वही हुआ जो माजी में होता आया कि अपने करप्ट वजीरों को बचा लिया जाता। बाकी छोड़ें, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में इमरान खान के करीबी दोस्त और मशीर मुलव्विस थे। उनसे वक्ती तौर पर तो इस्तीफा लिया गया, लेकिन चंद दिनों बाद वो मौसूफ दोबारा वजीर आजम हाउस में पाए गए और फिर वही मौजें शुरू हो गईं। अगर इमरान खान के पहले दौरे हुकूमत का मुआवजा करना हो तो नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत से किया जा सकता है, जब उनकी हुकूमत अपोजिशन जमातों पर धड़ाधड़ मुकदमे बना रही थी और खुद हुकूमत बड़े बड़े छिक्के मार रही थी। लेकिन जहन में रहे कि मिस्टर और मिसेस आसिफ अली जरदारी बेकसूर नहीं थे, हरगिज नहीं। जरदारी के खिलाफ जेनुआ मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल हो या मोहतरमा का पर्ल नेकलेस केस, सब कुछ सामने था। हर डील में चोंचगीली करानी जरूरी थी, वरना फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। जरदारी को यकीन था कि अगर नवाज शरीफ की सियासत का मुकाबला करना है तो शरीफ खानदान की तरह माल कमाना होगा। ये अलग बात है कि बरसों बाद वो दौलत कमाकर शरीफ खानदान की सियासत का मुकाबला करने की बजाय इनके गले जा लगे और अब दोनों पैसा भी इकट्ठा करते हैं और सियासत भी इकट्ठे करते हैं। वैसे यूँ लगता है कि अगर आज मोहतरमा जिंदा होती तो जरदारी साहब ने इन्हें भी शरीफों के साथ मिलकर हुकूमत करने पर कायल कर लेना था, जैसे इन्हें इस बात पर कायल कर लिया था कि अगर नवाज शरीफ का मुकाबला करना है तो फिर नवाज शरीफ जितनी दौलत भी कमाना होगी। जरदारी और शरीफों के अलायंस का फायदा यकीनन इमरान खान को हुआ कि वो के लाइन के खिलाफ उभरा और दोनों के गठजोड़ को बेनकाब किया। इसके नतीजे में वो यकीनन वजीर आजम तो बन गया, लेकिन फिर वही गलतियां दोहराई जो नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में की थी। मेरा मानना है कि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों का माइंडसेट मिलता जुलता है। दोनों के नज़दीक जमहूरियत का मतलब सिर्फ वजीर आजम बनना है। वजीर आजम बनकर ना उन्होंने पार्लियामेंट जाना है, ना ही इदारों को मजबूत करना है और ना ही काबिल लोगों की हौसला अफजाई करके इन्हें आगे लाना है। और खुदा के लिए ये मुझे ना बताना शुरू कर दीजिए कि खान से बड़ा मेरिट पसंद कोई नहीं था। मेरिट वाली बात 1992 में इनकी रिटायरमेंट के साथ ही खत्म हो गई थी। इसके बाद इन्हें पावर में कमज़ोर और कॉम्प्रोमाइज़ किरदार ही अच्छे लगे, जिसकी निशानी उस्मान बुज़दार और महमूद खान हैं। कमज़ोर और नालायक लोगों को आला ओहदे देकर इनसे वफादारी की तवक्को रखी जाती है। अगर इमरान खान अपने इर्द गिर्द नालायक लोग तलाश करके इन्हें बड़े बड़े ओहदे दे रहे थे तो नवाज शरीफ अपनी फैमिली से बाहर नहीं जा सके। मैं हैरान होता हूँ, ये कौम अब भी समझती है कि वो उस मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा रहे थे और अगर इन्हें ना हटाया जाता तो इस वक्त अमेरिका को टक्कर दे चुके होते। खैर, मैं तो हमेशा इस हक में था खान साहब को 5 साल पूरे करने दिए जाएं ताकि वो यूक्रेन के हैंडसम सदर ज़ेलेंस्की की तरह कोई बड़े बड़े काम करते। दूसरी तरफ नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और साथ ही उन्होंने इसहाक डार को भी लॉन्च कर दिया है, जो अपने अलावा किसी दूसरे को पावर शेयरिंग नहीं करने देते। वो सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर कभी कभार पाकिस्तान का भी दौरा कर लेते हैं, वरना वो सारा साल बाहर ही सैर सपाटों पर गुजारते हैं। अगरचे नवाज शरीफ की टीम नहीं बदली, वही ख़ानदान और इनके रिश्तेदार, जबकि इमरान खान को वकीलों की नई टीम मिल गई है जो अब इनकी पार्टी के लीडरों की जगह लेने को तैयार हैं।
सवाल यह है कि आया वो सब जो इस वक्त मफरूर हैं या अंडरग्राउंड हैं वो इलेक्शन में शरीक होंगे या वकीलों को इजाजत देंगे कि वो इनके हल्के में कदम जमाएं। दूसरी तरफ बात बिलावल के वजीर आजम के उम्मीदवार से चलते चलते खुद आसिफ जरदारी से खुर्शीद शाह तक पहुंच गई है। वोट मिले ना मिले उम्मीदवार बनने में क्या हर्ज है। बिलावल जरदारी या खुर्शीद शाह को अगर वजारत उस्मा ना भी मिली तो जरदारी की इन सियासी बड़कों के नतीजे में सिंध की हुकूमत तो बारगेन में मिल ही जाएगी। भागते चोर की लंगोटी ही सही।